Hello guys, welcome to Clear UPSC PCS. Here I am Abhishek Shukla with the Indian Express complete newspaper analysis of 9th of January 2021. So guys, due to my health issues, I had discontinued the news analysis, but from today I am continuing this news analysis of Indian Express. So if you want further daily newspaper analysis of Indian Express, then you can subscribe my channel and press the bell icon. So okay guys, let's start. First news is that no headway. Government want us to go to Supreme Court or form panel. Farmer Union next round of talk January 15. तो अभी हो क्या रहा है कि जो फार्मर्स के साथ गवर्नमेंट टॉक कर रही है उसमें क्या है कि गवर्नमेंट चाहती है कि कोई मिडल पाथ निकले, बट फार्मर्स अपनी जिद पे अड़े हुए हैं. वो कह रहे हैं कि उनको कोई मिडल पाथ नहीं चाहिए, वो उनको इम्प्रोवाइजेशन नहीं चाहिए. वो चाहते हैं कि सारे के सारे जितने भी बिल हैं वो सब गवर्नमेंट वापस ले ले. नाउ अब कौन कौन से बिल हैं? द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020 और एंड इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020. ये तीन लॉज हैं ये जो बने हैं. मीन्स ये तीनों बिल पास हुए हैं और इसी पे फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं. इनके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको आप देख सकते हैं. ओके, नाउ 15 ईयर जेल फॉर 2611 प्लानर लखवी इंडिया पॉइंट टू FATF. तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. FATF के बारे में आपको बता देता हूँ. दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड मेंस एज वेल. FATF स्टैंड फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, also known by its French name Group d'Action Financier GAFI. तो फ्रेंच में इसका नेम है. इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1989 ऑन इनिशिएटिव ऑफ G7. प्रीलिम्स में पूछता है यूपीएससी पीसीएस में, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, कि किसके इनिशिएटिव पे बना है. तो G7 के इनिशिएटिव पे बना था FATF 1989 में. 2001 में इसमें टेरर फाइनेंसिंग को भी इंक्लूड कर दिया गया. 2001 के पहले इसमें केवल मनी लॉन्ड्रिंग, कॉम्बैटिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ही इंक्लूड किया जाता था. 2001 के बाद टेरर फाइनेंसिंग को भी इसमें इंक्लूड किया गया. ओके, यूके एयर अराइवल स्टैंडर्ड दिल्ली ऑर्डर क्वारंटीन विदाउट नोटिस. तो यूके से जो भी लोग आ रहे हैं उनको क्वारंटीन किया जाएगा विदाउट नोटिस के, क्योंकि नया स्ट्रेन आ गया है ब्रिटेन में. ओके, सो दैट इज द थिंग. Food silver lining, but food inflation may be dark cloud. Food and Agriculture Organization food price index highest since 2014. तो फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि फूड प्राइस इंडेक्स जो है 2014 के सबसे हाईएस्ट पे है. इसका मतलब ये है कि जो हमारी GDP है और जो फूड प्राइस इंडेक्स है उस पर क्या है कि उस पर थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है. पेंडेमिक की जो उस पर मार पड़ी थी उससे उसमें सुधार आ रहा है. अब ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्यों नहीं होता? क्योंकि देखिए, सबसे पहले तैयारी करने के पहले हमें पता नहीं क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है. अब ये एक टेम्परेरी डेटा है. टेम्परेरी डेटा मीन्स कि ये 1 मंथ का हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है. तो हमें वही चीज़ पढ़नी है जिसका कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो, क्योंकि हो सकता है आज ये हाई है, कल हो सकता है लो हो जाए. ओके, सो दैट इज द थिंग. 2 weeks H1B visa rules again higher wages key factor now. तो सबसे पहले मैं बताता हूँ H1B वीजा क्या होता है. H1B वीजा स्किल्ड वर्कफोर्स के लिए होता है, जैसे कि जो लोग ग्रेजुएट है उन लोगों के लिए. अब US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैड वंस अगेन अमेंडमेंट इट H1B वीजा regime to give priority to higher wage. तो प्रायोरिटी किसको है? हायर वेजेस एंड स्किल्स इंस्टेड ऑफ प्रिवेलिंग लॉटरी सिस्टम. तो लॉटरी सिस्टम जो प्रिवेल हो रहा था उसको हटा करके दो चीज़ों पे, वो जो अमेंडमेंट है उसके थ्रू दो चीज़ों पे फोकस किया जाएगा. फर्स्ट हायर वेज एंड सेकंड इज स्किल. लॉटरी सिस्टम को जो है उसको साइडलाइन कर दिया गया है. ओके, ये किस टाइप का है? थोड़ा सा यूके के विलेज का आप पढ़ सकते हैं. नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, क्योंकि यूपीएससी से क्वेश्चन नहीं पूछेगा. ओके, एट सिंगू मिनी हॉस्पिटल फॉर क्विक रिलीफ. तो सिंगू बॉर्डर पे जो लोग फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए एक हॉस्पिटल बनाया गया है, उसमें ये सारी चीज़ें हैं. तो नॉट इम्पोर्टेंट फॉर सिटी स्पेसिफिक है. अनदर वैक्सीन ड्राई रन एज कैपिटल होप टू स्मूदन रोल आउट प्रोसेस. तो अभी इस न्यूज में इंपॉर्टेंट क्या है कि ड्राई रन क्या होता है हमें जानना जरूरी है. ड्राई रन होता है
द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्राई रन फॉर कोविड-19 वैक्सीन इंट्रोडक्शन टू असेस ऑपरेशनल फिजिबिलिटी इन द यूज ऑफ कोविन एप्लीकेशन इन अ फील्ड एनवायरनमेंट। तो फील्ड में कैसे हम वैक्सीनेशन करेंगे, उसकी प्लानिंग कैसे होगी, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, उसको फील्ड में जा करके उसका रियल चेकअप जो किया जाता है उसको ड्राई रन कहा जाता है। इसमें बिफोर वैक्सीनेशन एंड आफ्टर वैक्सीनेशन जो चैलेंजेस आएंगे, जो एक जितने भी टाइप के हर्डल्स आएंगे उनको कैसे टैकल किया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, स्टोरिंग कैसे होगी, सारी चीज़ किया जाता है। तो ये ड्राई रन में आता है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। तो $200 मिलियन प्रोजेक्ट टू यूएस एम्बेसी। तो यूएस एम्बेसी में $200 मिलियन का प्रोजेक्ट बनाया गया। तो अब इसमें क्या है कि मोर एनवायरमेंट सस्टेनेबल। तो अभी पता है कि जो ग्राउंड बनाया जा रहा है वो एनवायरमेंटली मोर सस्टेनेबल होगा, यूएस में जो हमारी एम्बेसी है उसके लिए, ठीक है। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करेगा कि देखिए, अमेरिका ने अभी इसके लिए चलो ठीक है अप्रूवल दे दिया, ठीक है ना। तो ये इंडिया और यूएस की जो पार्टनरशिप है उसको एक बढ़ाने का काम करेगी। दूसरा क्या होगा कि इंडिया ने मोर एनवायरमेंट सस्टेनेबल जो ग्राउंड है वो बनाने का निर्णय किया है। तो इससे ये चीजें अगर हम यूएस में बनाएंगे तो ग्लोबली ये शो करेगा कि इंडिया एनवायरमेंट की जो प्रॉब्लम्स है उनको टैकल करने के लिए आगे खड़ा है। दिस विल गिव ए पॉजिटिव मैसेज टू द होल वर्ल्ड बाय द इंडिया। अब सिटी पेज है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, जो आगे बता दूंगा। अभी बर्ड फ्लू फैल रहा है, तो बर्ड फ्लू के बारे में आगे पूरा एक एक्सप्लेन्ड पेज है, तो वहां पे मैं आपको बता दूंगा बर्ड फ्लू के बारे में पूरा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्लिम्स आपको दे देता हूँ। बर्ड फ्लू जो है वो एनिमल्स में, मतलब बर्ड्स जो अगर हैं उनमें होता है, उनसे ये ह्यूमन में भी ट्रांसमिट हो सकता है। मोर्टेलिटी रेट कोरोना से ज़्यादा होगी, ऐसी पॉसिबिलिटी है अगर वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होना स्टार्ट हो गया तो। अब इसका साइंटिफिक ने H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा बोला जाता है। प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा, वो मैच द कॉलम में दे सकता है। तो वो जैसे कोविड दे देगा, उसके बाद उसका दे देगा बर्ड फ्लू दे दिया, उसके बाद H5N1 दे देगा, तो बताएगा कौन, मतलब पूछ लेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, या फिर मैच करने के लिए दे देगा। तो ये प्रीलिम्स के लिए याद रखिए H5N1 बोला जाता है। मैक्रोन एडवाइजर मीट पीएम मोदी टाक रीजनल एंड ग्लोबल इशू। तो मैक्रोन जो है वो नरेंद्र मोदी से मिले हैं, ठीक है, फ्रेंच प्रेसिडेंट के एडवाइजर हैं। तो फ्रांस से हमने सारी जितनी भी चीज़ें हैं कि टेररिज्म के लिए और डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की है। और इंडिया ने कहा है कि आपने जो एक पार्टनरशिप की बात करी है हमसे, और जो भी अभी तक एक्शन हुए हैं वो पॉजिटिव है इंडिया की तरफ से, और इंडिया भी उसके फुल सपोर्ट में है। इंडिया इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अप्लाई टू डिफेंस एक्विजिशन। अब डिफेंस एक्विजिशन की बात हो रही है कि अभी क्या किया था, S-400 इंडिया ने रसिया से खरीद लिया था। तो यूएस उस पर ये कह रहा था कि मतलब यूएस हमारा ज़्यादा एलाई था, बन रहा था। तो यूएस ने उस पर विरोध जताया था कि हमारे यहाँ से क्यों नहीं ले रहे, जबकि यूएस के पास S-400 के पैरेलल कोई भी वो नहीं था। तो अभी इंडिया ने क्या कहा है, इंडिया ने कहा है कि इंडियाज इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अप्लाइज टू डिफेंस एक्विजिशन। इंडिया ने कहा है, इंडिया ने साफ साफ कह दिया है कि हमारी जो डिफेंस एक्विजिशन की पॉलिसी होगी वो इंडिया के इंटरेस्ट में होगी। हम किसी भी कंट्री को ध्यान में रख के, किसी भी अपने फ्रेंड्स को ध्यान में रख के नहीं करेंगे। अगर हमें कोई बेटर इक्विपमेंट यूएस से मिल रहा है तो हम वहां से भी ले लेंगे, अगर हमें बेटर इक्विपमेंट रसिया से मिल रहा है वहां से लेंगे, फ्रांस से मिल रहा है तो हम वहां से भी लेंगे, ठीक है ना। तो इंडिया ने ये अपना जो इंटेंशन है वो जाहिर कर दिया है, एंड दैट इज अ गुड थिंग। इंडिया के इंटरेस्ट में जो भी है वो होना चाहिए, किसी स्पेसिफिक कंट्री को इंटेंशन में रख के कोई भी काम नहीं किया जाना चाहिए। ओके, लेट्स मूव फर्दर। तो गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की न्यूज वैसे भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है, क्या हो रहा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे ये कोविड के लिए मीटिंग होगी सीएम्स की, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। कस्टम में क्वेश्चन केरला स्पीकर इन फॉरेक्स स्मगलिंग केस था, कस्टम केरला का, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है ना। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया था कि अभी जो थिएटर्स हैं और हॉल्स हैं उनको खोलने का निर्णय लिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने क्या किया, उस पर उन्होंने उसको फटकार लगाई और अब नहीं खुलेंगे। ममता जी ने क्या किया, फिल्म फेस्ट की जो मूवीज है उनके लिए सारे उसको खोल दिए हैं। शाहरुख खान उसके इनॉग्रेशन में गए थे, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि बर्ड फ्लू भी अभी बढ़ रहा है और कोविड का वो है, तो अभी खोलना सही नहीं रहेगा, बट कोई नहीं, लेट्स मूव फर्दर, देखते हैं।
टुक फ्लैग बिकॉज ऑफ पेट्रिक। इसमें क्या हुआ है कि अभी जो यूएस में प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें एक कोची के आदमी ने अपना तिरंगा लेके वो थे, तो उन्होंने कहा कि वो पेट्रियार्की होती है। नाउ यूपी एटीएस अरेस्ट एक्स आर्मी मैन फॉर गिविंग मिलिट्री इन्फो टू पाकिस्तान एजेंसीज। तो यूपी एटीएस क्या होती है? जैसे स्वैट होता नहीं है इंग्लैंड, आई थिंक यूएस में, यस यूएस में स्वैट होता है, उसी के बेस पे बनाई गई है कि जैसे टेररिज्म एक्टिविटीज जो होती हैं उनको टैकल करने के लिए वर्क करता है। बना था मुंबई में, आई थिंक 1989 में बना था, यू हैव टू चेक इट आउट वंस। ओके सॉरी 1890 में आई थिंक ये फॉर्म हुआ था, आप चेक कर लीजिएगा एक बार, आई एम स्टिल कंफ्यूज। तो ये जैसे यूपी वगैरह है यहाँ पे जो, तो अभी हुआ क्या है कि कोई एक्स मिलिट्री ऑफिसर थे, तो वो पाकिस्तान एजेंसीज को क्या क्या दिया करते थे, यहाँ की इंफॉर्मेशन दिया करते थे, उनको पकड़ा गया है। ओके 3 अरेस्टेड इन किलिंग इंडेजन गंजेटिक डॉल्फिन यूपी प्रतापगढ़। तो यूपी प्रतापगढ़ में वो डॉल्फिन को मार रहे थे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या हो जाता है कि गंजेटिक डॉल्फिन जो है वो इंडेंजर्ड है। यूपीएससी पूछ लेता है कि भाई मतलब वो स्पेसीज की लिस्ट दे देगा, उसमें बताएगा कि या मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी दे देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए गंजेटिक डॉल्फिन जो है वो इंडेंजर्ड स्पेसीज में आता है। इतना ही आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। हमें पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिंग ग्रांट कमीशन के बारे में आप एक बार सर्च कर लीजिए अगर आपको मन करे तो। ओके नाउ लेट्स मूव फर्दर। वंस अपॉन ए फेल्ड coup। तो अभी इसमें क्या है कि when history is written, US court may be signaled out for protecting nation's election integrity। तो क्या हुआ था कि जब इतिहास लिखा जा, इन्होंने कहा है कि जब इतिहास लिखा जा रहा था तो यूएस के जो कोर्ट थे उसने सिग्नल दिया था कि जितने भी इलेक्शन की इंटीग्रिटी हैं दूसरे कंट्री की वो भी। बट अभी यूएस में क्या हो रहा है कि ट्रंप जी ने वो कर दिया। देखिए ये जो है इसके कुछ पॉइंट्स हम यूज कर सकते हैं एज ए एग्जाम्पल, बट एज सच कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फिर भी मैं इसको लास्ट में डिस्कस कर दूंगा। एक ये बेसिक इनकम एंड पेट्रियार्की। तो अभी क्या हुआ है कि क्या कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में इलेक्शन होने हैं, तो तमिलनाडु में कहा जा रहा है कि जो भी हाउस वाइफ है उनको भी उनके डोमेस्टिक वर्क के लिए एक वेज टाइप का दिया जाएगा। जैसे घर पे औरतें काम कर रही हैं तो उनको भी एक फिक्स वेज ऐसा करके दिया जाना चाहिए। बट अभी कंगना रनौत ने कहा है कि हम अपने छोटे से किंगडम के लिए हम उस पर वर्क करते हैं, हमें किसी वेज और सैलरी की जरूरत नहीं है। तो ये पॉलिटिकल ड्रामा है। हाँ आप इसको यूज कर सकते हैं, सरी थरूर ने इसका सपोर्ट भी किया है। आप आंसर राइटिंग में इसका यूज कर सकते हैं कि अगर ये वुमेन्स को एम्पावर करने की बात आती है तो ये एक चीज हो सकती है, आपका मन करे तो आप यूज कर सकते हैं। ओके वो जो ऊपर वाला है उसको मैं बाद में सबसे लास्ट में डिस्कस कर दूंगा। मिसकैरेज ऑफ रिफॉर्म, ये वही ट्रिपल तलाक का है। ट्रिपल तलाक के बारे में तो आपने वैसे भी पढ़ा होगा। WHO स्वामीनाथन एक्सप्रेस कंसर्न ओवर साउथ अफ्रीकन वायरस वेरिएंट। तो साउथ अफ्रीकन वायरस में कोविड का एक साउथ अफ्रीकन वायरस वेरिएंट आ गया है, ठीक है ना। तो अभी WHO उस पर कंसर्न है। तो अब अभी ये है कि ये जो नया वेरिएंट आया है इस पे फाइजर जो है उसकी स्टडी कह रही है कि वो वैक्सीन उस वेरिएंट पे वर्क करती है। अब नया वेरिएंट आता है, प्रॉब्लम ये है जैसे कोई वैक्सीन बनी है तो ये कोई कंफर्म नहीं रहता कि ये जो वैक्सीन बनी है ये उस वेरिएंट पे वर्क करेगी या नहीं करेगी। तो दैट इज अ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम हो जाती है। WHO के बारे में आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। WHO इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ, ठीक है ना। ये इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और 7 अप्रैल 1948 7 अप्रैल 1948 को ये फॉर्म हुआ था, ये याद रखिएगा। ओके सो दैट्स द थिंग। नाउ लेट्स मूव फर्दर, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है हमारे लिए। रिटर्न ऑफ बर्ड फ्लू, ये वाला और वो वाला मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। व्हाट्स न्यू इन व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी। तो अभी क्या है कि व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो चेंज हो गई है और अभी हमें नई प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इसमें क्या होगा कि व्हाट्सएप का जो सर्वर है वहां पे हमारी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन चैट है वो सारी चीजें भी हमारी सेव होंगी। अब लोग इस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई टेलीग्राम पे स्विच कर जाएंगे, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन आपने मान लीजिए कोई फोटो भेज दी, कुछ भी भेज दी, तो व्हाट्सएप के सर्वर पे चली जाएगी। ओके इसके लिए क्या करना है, इसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपको वीडियो चाहिए तो
तो मैं इसके बारे में पूरा डिटेल बता दूंगा कि आपको टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी चाहिए या क्या करना चाहिए, जिसके आपका जो डेटा है, समझ लीजिए आपने किसी से वीडियो कॉल करी, ठीक है ना, आप कोई प्राइवेट चीज कर रहे हैं तो वहां पे चली जाएगी, तो उसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर गाइस। बिटवीन कन्फर्मेशन एफपीआई फ्लोज प्रोपल सनसेट टू ऑल टाइम पीक। तो बिडेन ने कंफर्म किया है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें क्या होगा कि जो एफपीआई इनफ्लो होगा वो सारे टाइम के पीक पे होगा। ये टेम्परेरी सिनेरियो है, नॉट इम्पोर्टेंट। फर्स्ट, एफपीआई जो होता है फॉरेन पोर्टफोलियो, ठीक है ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे बॉन्ड हो गए और इक्विटी हो गई, शेयर्स हो गए, तो जो कंट्री में इनफ्लो होता है उसी को फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है ना। डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, अभी इन्होंने कहा, देखिए ये ट्रांसपोर्टेशन की बात है, इसके बारे में आपको पूरा बताता हूँ क्या होगा। ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया जाएगा वैक्सीन, द नेसेसरी प्रिकॉशन एंड modalities for airlines aviation regulator DGCA on Friday issued guideline for transport of COVID-19 vaccine packed in dry ice across the country। तो सिविल एविएशन जैसे देखिए फ्लाइट से जो है वैक्सीन को पहुंचा जाएगा, अब उसमें क्या किया, ड्राई आइस में उसको पैक करके रखा जाएगा। वैक्सीन पैक्ड इन ड्राई आइस आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड इन द पैसेंजर केबिन ऑफ एन एयरक्राफ्ट। अगर ड्राई आइस में वैक्सीन को रखा जाएगा तो पैसेंजर केबिन में एयरक्राफ्ट में रखा जा सकता है, ठीक है ना। और जो पायलट्स होंगे वो भी हजार्ड्स और उन सबसे निपटने के लिए पूरे ट्रेंड होंगे। इट एडेड दैट ड्राई आइस ट्रांसफॉर्म इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट टेम्परेचर हायर देन -78 डिग्री सेल्सियस अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड देयरफॉर इट इज क्लासिफाइड एज डेंजरस गुड्स बाय इंटरनेशनल। तो भाई डेंजरस गुड्स की उसमें कैटेगरी में आता है, क्योंकि 78 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा हो गया, -78 डिग्री सेल्सियस अगर ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। सो दैट इज अ थिंग। एडिक्वेट नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्टर शुड बी अवेलेबल। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्टर लगाए जाएंगे, तो वही है कि उसमें ड्राई आइस में रख के उसको बनाया जाएगा। ओके, सो दैट इज अ थिंग। अभी क्या है, द टेम्परेचर मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट कोविड-19 वैक्सीन रिपोर्टेड टू वी वेरिंग फ्रॉम -8 डिग्री सेल्सियस टू -70 डिग्री सेल्सियस। तो 8 से 70 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर को मेंटेन करना होगा। इकोनॉमिस्ट कॉल फॉर एक्सेलरेटेड प्राइवेटाइजेशन एंड सिंपलर जीएसटी। तो अभी क्या हुआ है, वर्चुअल इंटरेक्शन हुआ था पीएम के साथ, तो जितने भी बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाना चाहिए, जो कि मोदी जी कर ही रहे हैं, और जीएसटी को भी सिंपल किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल्स टेपेड डिस्पाइट गवर्नमेंट सब्सिडी। तो गवर्नमेंट सब्सिडी भी दी, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उनकी सेल बढ़ नहीं पाई है। जितना भी टारगेटेड सेल था केवल उसका 2% ही अचीव हुआ है, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए Hyundai टाइप करेगी एप्पल से, बात करेगी। सो दैट इज द थिंग। नाउ अभी हम चलते हैं बर्ड फ्लू वाला और एक जो हमारा वो बचा था उन दोनों पे, ठीक है ना। Now, the infection, bird flu and avian influenza is the name used to describe the viral infection that is reported mostly in bird। तो bird में viral infection जो रिपोर्ट किया जाता है, और उसको क्या कहते हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा। एवियन इन्फ्लुएंजा, तो बर्ड से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। बट हैव द पोटेंशियल टू अफेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल। तो ह्यूमन और अदर एनिमल्स को भी अफेक्ट कर सकता है। The most common strain of virus that cause severe respiratory disease in bird is H5N1। तो वायरस का नाम क्या है, H5N1। Various other strains like H7, H8 to cause infection। तो H7 और H8 भी infection cause कर सकते हैं। The virus was first reported in geese in China in 1996। तो चाइना में ही रिपोर्ट हुआ था। चाइना वाले क्या ही कर रहे हैं, पहले कोरोना ला दिया उसके बाद बर्ड फ्लू भी आ गया, चाइना वाले लेके आते हैं। तो ये एक चीज याद रखिएगा, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत है। सबसे पहले कहां रिपोर्ट हुआ था, चाइना में हुआ था, ठीक है ना। नाउ ह्यूमन ट्रांसमिशन, द H5N1 वायरस कैन जंप स्पीसीज एंड इन्फेक्ट ह्यूमन फ्रॉम इन्फेक्टेड बर्ड। तो जो लोग चिकन उकन खाते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। द फर्स्ट केस ऑफ H5N1 इन्फेक्शन इन ह्यूमन वाज रिपोर्टेड इन हांगकांग 1997। तो हांगकांग में 1997 में ह्यूमंस में, देखिए बर्ड फ्लू कब आया, 1996 में चाइना में, लेकिन ह्यूमंस में कब किया गया था, कब पहली बार हुआ था, हांगकांग में 1997 में। ये दोनों याद रखिएगा, स्टेट पीसीएस में बहुत ज्यादा पूछता है। हाउ कॉमन इज इट, बिटवीन 2006 एंड December 30, 2018 इंडिया रिपोर्टेड 225 एपिसेंटर ऑफ बर्ड फ्लू
इन्फेक्शन तो ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये हॉट स्पॉट है, ये सारी चीज़ें पूछेगा भी नहीं। पोल्ट्री मीट एग्स, तो पोल्ट्री मीट और एग्स में भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो जो लोग अंडे वंडे खाते हैं और जो लोग मीट वोट खाते हैं वो लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, ठीक है ना। जैसे इंडिया कंज्यूम 30 करोड़, तो ये वही वो सब दिया गया कि कितने करोड़ एग्स इंडिया में लोग खाते हैं। तो इस पे सारे जितने भी लोग हैं वो लोग उन लोगों को ध्यान देना चाहिए। रूल ऑफ एग्रीकल्चर, व्हाई दिस इकोनॉमिक स्लम्स इज डिफरेंट फ्रॉम पास्ट वन, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। There have been 4 earlier occasions when the country GVA, which is GDP net of all tax and subsidies in product and hence a more accurate measure of economic activity, तो GVA जो है वो मोर एक्यूरेट बताया गया है इसमें। जीबीए है क्या, जीडीपी नेट ऑफ ऑल टैक्सेस एंड सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट, तो सब्सिडी ऑन प्रोडक्ट और जीडीपी की जो नेट है जिसमें इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस होते हैं तो जीबीए होता है। द एक्सटेंट ऑफ नेगेटिव ग्रोथ इन दोज ईयर 1979 to 80 में -5.2, ये सारे डेटा दिए हुए हैं, पढ़ लीजिएगा। बट इट इजंट जस्ट द बिगर डिक्लाइन इन जीबीए जीडीपी दिस टाइम दैट इज स्ट्राइकिंग इक्वली सिग्निफिकेंट इज द फैक्ट दैट इन ईच ऑफ दोज 4 प्रीवियस ईयर द प्राइमरी कल्प्रिट वाज एग्रीकल्चर। तो अभी यही है कि ये चार जो है, जब जीडीपी लो गई है तब कहा गया है कि इसमें जो प्राइमरी कल्प्रिट थे, मतलब सबसे ज्यादा जिनका नुकसान हुआ है अभी तक चारों बारों में, वो एग्रीकल्चर का, वो फार्मर्स का ही हुआ है, ठीक है ना। डिफरेंट दिस टाइम, इस टाइम पे अलग क्या है, दिस हैज बीन द केस इन 2021 while overall GBA is expected to shrinking 7.2. Agriculture and allied activity ties are set to post 3.4% growth, far from being a drag. Bharat kept India going during the worst phase of COVID-19. तो इंडिया में वर्स्ट फेज ऑफ COVID-19 आने वाला है, आ ही गया है। पास्ट के अगर चार बार जब ऐसे इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था तब had a farm sector not grown and the nationwide लॉकडाउन की वजह से फार्म सेक्टर ज्यादा ग्रो नहीं हो पाया, ठीक है ना, और अब की बार और भी श्रिंक होने की आशा है, ठीक है ना। मानसून बूस्ट, एग्रीकल्चर रिलेटिविटी बेटर परफॉर्म इन द लास्ट 2 years इज लार्जली अ रिजल्ट ऑफ कंसेक्यूटिव ईयर ऑफ गुड मानसून। तो लास्ट 2 साल से मानसून अच्छे हुए हैं। एंड ऑल्सो पोस्ट मानसून रेन्स रिचार्ज ग्राउंड वाटर टेबल्स एंड रिजर्वायर गेटिंग फिल्ड टू नियर कैपेसिटी beside farming operation being exempted from lockdown restriction led to an increase in crop increase and higher production। तो अभी मानसून बूस्ट कर सकता है इकोनॉमी में, ऐसा कहा गया है। अब देखिए ये अर्लियर स्लम्स के बारे में था, चार चीजों के बारे में बताया गया। इस टाइम पे डिफरेंट क्या है कि सबसे ज्यादा जो वर्स्ट इंपैक्ट हुआ है वो इंडिया हुआ है, वो जो पहले 4 फेजेस है। अब इसमें तीसरे में मानसून बूस्ट में ये बताया गया है कि मानसून की वजह से लॉकडाउन में भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी चल रही थी, इसकी वजह से बूस्ट आ सकता है। शेयर इन इकोनॉमी, तो अब एग्रीकल्चर का शेयर क्या है इकोनॉमी। इफ भारत डूइंग वेल हैजंट प्रिवेंटेड द वर्स्ट इकोनॉमिक स्लम सिंस इंडिपेंडेंस, द रीजन इज सिंपल। इन 1979-80 एग्रीकल्चर शेयर इंडिया जीडीपी एट कंसेंट प्राइस इज 33.9%। तो 1980s के टाइम पे जीडीपी में एग्रीकल्चर जो कंट्रीब्यूट करता था 33.9% कंट्रीब्यूट करता था। 57, 58, 48.2% था। ड्रॉट ईयर इन दिस टाइम इनवेरिएबल ट्रांसलेट इनटू लो नेगेटिव ग्रोथ रेट। इट इज डिफरेंट टुडे। द शार्प ऑफ एग्रीकल्चर रिवील जीबीए ओनली 14.6%। अभी देखिए फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फार्मर्स का जो एक जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या था, पहले क्या था, पहले एक बार जब स्लो डाउन हुआ था 33.9% था, एक बार फिर हुआ था 48.2% था। तो उसमें क्या हुआ था कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो चल रही थी उस टाइम पे उन्होंने क्या किया था, इकोनॉमी को संभाल लिया था, इकोनॉमी लड़खड़ा नहीं पाई थी। बट अभी एग्रीकल्चर पे गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान नहीं देती है, इसकी वजह से अभी जीबीए का ओनली ऑन 14.6% ही फार्मर्स का जो जीडीपी में वो है, जो कंट्रीब्यूशन है वो है। तो अभी क्या है कि मानसून बूस्ट भले ही आएगा, बट एग्रीकल्चर का उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन ना होने की वजह से जीडीपी और भी वसली इंपैक्ट होगी। अगर इन चीजों को आप कंक्लूजन में यूज करेंगे ऐसे एग्जांपल्स को, डेफिनेटली यू विल गेट अ वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। जो हमने एक छोड़ा था एडिटोरियल पेज। ओके, तो देखिए ये यूज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया गया है कि ट्रंप क्या चाहते हैं, ट्रंप ने तो ऐसा क्यों किया कि वही वहां पे प्रोटेस्ट करा दिया। ओके, तो देखते हैं क्या है। द कूप्स
take place in developing countries has been an article of faith in political scholarship since 1960s. तो इन्होंने क्या कहा है, ऑथर लिखते हैं कि जो कूप्स हैं अगर वो टेक प्लेस कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, तो ऐसा माना जाता है पॉलिटिकल फेथ जो है, मतलब ऐसा उसको इंडिकेट किया जाता है कि ये आर्टिकल ऑफ फेथ ऑफ पॉलिटिकल स्कॉलरशिप है. What happened in Washington on January 6 was a striking refutation of the conventional wisdom. ठीक है ना. तो जनवरी 6 को जो हुआ वो एक रिफ्यूटेशन था कन्वेंशनल विजडम का. इट वॉज नॉट ए क्लासिकल कूप बिकॉज द मिलिट्री वॉज नॉट इन्वॉल्व. ये क्लासिकल कूप नहीं थी क्योंकि मिलिट्री इन्वॉल्व नहीं हुई थी, बट इट वॉज ए एग्जीक्यूटिव कूप. ये एक एग्जीक्यूटिव कूप थी. इन द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव इंसाइटेड ए मॉब फॉर सपोर्टर. ठीक है ना. तो इनके जो ट्रंप के जो सपोर्टर थे उन्होंने मॉब करने का ट्राई किया. वहां पे एक दो लोग को गोली भी लग गई. लेकिन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन द यूएस हैज ए कॉम्प्लिकेटेड इलेक्टोरल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम. तो क्या है कि यूएस में क्या है कि ऑथर कहते हैं लाइकिंग एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, जो यूएस है उसका जो इलेक्शन कमीशन है इंडिपेंडेंट नहीं है, वो लैग कर रहा है कहीं ना कहीं. और ऑथर ये भी कहता है कि यूएस का जो इलेक्टोरल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो भी कॉम्प्लिकेटेड है. लीगली स्टेट डिसाइड हु विल बी प्रेसिडेंट. लीगली क्या है, स्टेट को डिसाइड करना चाहिए कौन प्रेसिडेंट होगा. आफ्टर पीपल कास्ट देयर वोट स्टेट सर्टनली इलेक्शन का आउटकम फॉर्मिंग है इलेक्टोरल कॉलेज. ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही वोट कास्ट हुआ रिजल्ट आया वैसे ही इलेक्टोरल कॉलेज बन जाने चाहिए. ठीक है ना. Why do scholars believe that developing countries have coups but richer democracies do not? स्कॉलर बिलीव, अब इसमें एक क्वेश्चन अराइज किया है कि ऐसा स्कॉलर्स ऐसा क्यों मानते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज के पास कूप होते हैं बट रिचर डेमोक्रेसीज के पास नहीं होते. टू आर्गुमेंट आर ऑफन एडवांस. दो आर्गुमेंट दिए गए हैं. फर्स्ट, इन पुअर कंट्रीज द इंस्टीट्यूशन ऑफ ओवरसाइट बीइंग मच वीकर. तो ओवरसाइट जो आगे इन्होंने कहा है कि जो पुअर कंट्रीज हैं उनका जो ओवरसाइट है वो वीक होता है. बीइंग मच वीकर क्रम्बल अंडर ऑनस्लॉट ऑफ माइटी पॉलिटिशियन. कुछ पॉलिटिशियन नीचे होता है. दूसरा क्या बताया, सेकंड पॉलिटिक्स इन डेवलपिंग कंट्रीज कैन हैव ऑल आर नथिंग क्वालिटी. तो इसमें क्या गया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनकी जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिशियन है, या तो उनमें सभी क्वालिटी होंगी या तो कोई क्वालिटी नहीं होगी. इसीलिए उन पे ओवरसाइट नहीं होता और कुप्स नहीं होते. द गवर्नमेंट हैज सच कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी हैव वंस आउट ऑफ पावर. लॉसेस कैन बी ह्यूज एंड इम्प्रिजनमेंट मे नॉट बी टू फॉर. ऐसा कहा गया डेवलपिंग कंट्रीज में जो पॉलिटिकल पावर होती है सारी इकोनॉमी सारी चीजों क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं. और जैसे उनकी गवर्नमेंट जाती है, आप भी इंडिया में देखते ही होंगे कि इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री के उसमें आता है कि भी जैसे सरकार जाती है कुछ लोग जेल चले जाते हैं. ठीक है ना. नाउ ट्रम्प मोटिवेशन रिमेन ओपन टू स्पेकुलेशन ऑफ द टू मेन हाइपोथेसिस. तो ट्रम्प का मोटिव ये था कि वो स्पेकुलेशन कर सके टू हाइपोथेसिस पे. वन इज आइडियोलॉजिकल, अनदर इज पर्सनल. हिज कमिटमेंट टू ए पॉलिटिकल ऑर्डर दैट रिस्टोर्ड व्हाइट सुप्रीमेसी हैज बीन रिपीटेडली नोटेड. तो व्हाइट सुप्रीमेसी वो चाहते थे या चाहते हैं, वो बार बार नोटिस की गई है. ठीक है ना. सेकंड हाइपोथेसिस दैट वंस आउट ऑफ पावर ट्रम्प फियर प्रोसिक्यूशन ऑफ क्राइम इन एडिशन टू पोटेंशियल क्रिमिनल चार्ज ऑफ टैक्स फ्रॉड. ऐसा माना जा रहा है, स्कॉलर से मानते हैं कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको पता है कि जैसे ही उनकी पावर जाएगी वो टैक्स चोरी में और किसी चीज में, वो क्राइम में उनको जेल हो सकती है. ठीक है ना. दैट इज द थिंग. नाउ लेट्स मूव फर्दर. फर्स्ट, बट द डीपर क्वेश्चन इज, 1 minute, let me zoom it. But the deeper question is, why did most Republican politicians in the US Congress, while initially quite not support Trump in the end, here the role of two institutions noteworthy. इसमें क्या कहा गया कि पहले जो पॉलिटिशियन थे वो ट्रम्प के सपोर्ट में थे, लेकिन बाद में उनको क्यों सपोर्ट नहीं किया वो उसके बारे में बताया गया है. फर्स्ट, गिवन द स्टेट सेंट्रिक नेचर ऑफ यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो the waiver is of fiscal swing state in critical. 2 of 5 swing state Arizona, Georgia have Republican government, yet other officials did not bow the wishes of Trump. वही है कि ट्रम्प का जो था ना वो स्टेट सेंट्रिक नेचर था. ट्रम्प जो ट्रम्प, जहां पे ट्रम्प की गवर्नमेंट थी, जहां पे ट्रम्प को ज्यादा वोट मिलते थे वहां पे ट्रम्प ज्यादा वर्क करते थे, वरना नहीं करते थे. लीक्ड टेप ऑफ ट्रम्प फोन कॉल विद जॉर्जिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिवील दैट द फ्लिप ऑफ स्टेट वन बाय बिडेन. Trump asked the secretary to find $11,780
80 vote despite being a Republican secretary इंस्टेड डूइंग द राइट थिंग लीगल प्रायोरिटी डिफेक्ट। तो वही है कि इनके जो सेक्रेटरी थे उन पे इन्होंने फ्रॉड करने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पाई, तो इसकी वजह से भी इनके सेक्रेटरी लोग भी इनसे खफा थे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल हैज बीन प्लेड बाय अमेरिका कोर्ट। अमेरिका कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जैसे ही इलेक्शन हुआ था, काउंटिंग हो रही थी, तो ट्रंप ने क्या किया था, सारे स्टेट के कोर्ट्स में वो इलेक्शन कमीशन के फ्रॉड पे और इन सारी चीजों पे बहुत सारे केसेस फाइल कर दिए थे। बट ट्रंप का डिसीजन था, तब भी कोर्ट ने अपना अच्छा काम किया और जितने भी प्ली थे उसको रिजेक्ट कर दिया और जो भी एक लीगल एक्शन था वो लिया गया। सो दैट इज द थिंग। सो ओके गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी वाले वीडियोस को चाहिए तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। आज से मैं डेली न्यूज जर्नल से आता रहूंगा, उसके लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके सजेशन वेलकम है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड एज ऑलवेज हरा वही जो लड़ा नहीं।